नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, यूपी कैटेट, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं मृदा विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन। आज की जो सीरीज है यानी कि मृदा विज्ञान से संबंधित रहेगी, इसमें हम मृदा विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। ठीक है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। तो कौन सी मृदा है ये आपको बताना है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या लेटराइट मृदा, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा जो होती है, इसके जो कण होते हैं वो काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, कण जो होते हैं काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। और उसके बाद काली मिट्टी की बात कर लेते हैं। काली मृदा के अंदर जो फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है और जीवाश्म पदार्थ होता है। ठीक है, और जीवाश्म पदार्थ ये जो होते हैं, इन सब की क्या पाई जाती है, इन सब की कमी पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी यहाँ पर दिया हुआ है। लाल मिट्टी के बारे में जानेंगे कि इसका जो विकास होता है किसके कारण होता है। इसका विकास जो होगा यानी कि ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, ठीक है, इन तीनों के कारण इसका विकास होगा। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, इसका विकास किससे होता है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट से विकास होता है। ठीक है, लाल मृदा का, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें Fe यानी कि आयरन की अधिकता होती है। ठीक है, Fe की अधिकता होती है किसके अंदर, लाल मिट्टी के अंदर अधिकता होती है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर लेटराइट की बात कर लेते हैं। लेटराइट जो होती है इसके अंदर एल्यूमिनियम की अधिकता होती है और Fe की अधिकता होती है। ठीक है, इन दोनों पोषक तत्वों की अधिकता होती है, ये आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। और लेटराइट जो मृदा होती है ये अधिकतर उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो आर्द्र हों, शुष्क हों, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर काली मिट्टी की बात कर लेते हैं। काली मिट्टी जो होती है इसके अंदर, इसको कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस मिट्टी के नाम से, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है या रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर, काली मिट्टी के अंदर हम कपास की खेती, सोयाबीन की खेती और चना की खेती, इस प्रकार की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बैरोमीटर के दाब में वृद्धि होने पर मृदा के रंध्राकाशों में वायु की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। वायुमंडल से वायु मृदा रंध्राकाशों में प्रवेश करती है। दूसरा है, यानी कि दूसरा यहाँ पर देखेंगे, महारंध्राकाशों में वायु, महा नहीं रहेगा, ये मृदा रहेगा। ठीक है, इसको मृदा कर लेंगे, मृदा रहेगा। मृदा रंध्राकाशों से वायु निकालकर वायुमंडल में प्रवेश करती है, फिर इसको भी मृदा कर लेंगे आप। ठीक है, मृदा रंध्राकाशों में वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बैरोमीटर शब्द आया है। बैरोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं, वायुमंडल के दाब मापने में किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं, वायुमंडल का दाब मापने में किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। वायुमंडल का दाब मापने में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, बैरोमीटर का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल से वायु मृदा रंध्राकाशों में प्रवेश करती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कितनी होती है, मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है। 0.03%, 0.03% या 20
0.6% या 79.2%, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 0.03%, ये किसका हो जाएगा, ये मृदा के अंदर वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में ये हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं 0.03% जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.3% होती है। उसके बाद 20.6% यहाँ पर दिया है, ये ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, मृदा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ये हो जाएगी 20.6%। उसके बाद यहाँ पर दिया है 79.2% जो दिया है, ये मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 79.2% हो जाएगी। ये आपको याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, तो वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है वो भी आपको याद होना चाहिए, 21% जो होती है ये वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है 78%, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इधर हम जो बताए हैं 21 और 78, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फसल युक्त मृदा में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा परती मृदा की वायु की अपेक्षा लगभग कितने गुना अधिक वायु होती है। ठीक है, परती भूमि के बारे में पूछ रहा है, कितने गुना अधिक होती है ये आपको बताना है। तो मोलर महोदय एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन, ये आपको याद होना चाहिए। मोलर महोदय के अनुसार उन्होंने कहा फसल युक्त मृदा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो कितने होती है, 10 गुना अधिक होती है। ठीक है, कितनी होती है, 10 गुना अधिक होती है। ये आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन देख रहे हैं 10 गुना अधिक, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, अगर आप लोग एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग एग्री कोचिंग बाय विकास सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आप लोगों का परिवार है, यह आप लोगों का परिवार जो है सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ इसका आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है मृदाओं में ऊष्मा की चालकता के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, सही विकल्प का चुनाव करना है ऊष्मा की चालकता के अनुसार आपको बताना है। पहले पिट आएगा, फिर क्ले, फिर लोम, फिर बालू, या क्ले पिट लोम बालू, या बालू लोम क्ले या पिट, या बालू पिट फिर लोम फिर उसके बाद क्ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले बालू आता है, उसके बाद आता है लोम। ठीक है, उसके बाद आता है लोम, उसके बाद हम बात करें क्ले का नंबर आता है, उसके बाद पिट का नंबर आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे किसमें ये है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में ये हमें नज़र आ रहा है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। बालू आएगा, बालू के बाद लोम, लोम के बाद क्ले, क्ले के बाद पिट। ठीक है, ये जो मृदा होती है ये किस प्रकार की, पिट जो मृदा होती है, पिट के बारे में यहाँ थोड़ा जानेंगे। पिट जो मृदा होती है ये जीवाश्म युक्त होती है। ठीक है, जीवाश्म युक्त मृदा होती है और ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये पूर्वी भारत में अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी भारत वाले क्षेत्रों में ये अधिकतर देखने को मिलती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शीतकालीन फसलों के लिए इष्टतम तापमान होना चाहिए। ठीक है, इष्टतम तापमान पूछा है तो कितना होना चाहिए, देखते हैं। 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 30 से 38 डिग्री, या 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि शीतकालीन के बारे में चर्चा कर रहा है, यानी कि ये रबी जो फसल होती है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है ये न्यूनतम तापमान होता है। ठीक है, न्यूनतम तापमान होता है, ये आपको याद होना चाहिए, तापमान होता है। और यहाँ पर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बात करें तो ये तापमान हो जाएगा इष्टतम तापमान। ठीक है, क्या इष्टतम तापमान की बात कर रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं 30 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो दिया है ये हो जाएगा अधिकतम तापमान। ठीक है, अगर अधिकतम पूछे तो आप लगाएंगे
30 से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अगर न्यूनतम पूछे तो आप लगाएंगे 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ये चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लिए हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है Q10 होता है, ठीक है, आपको बताना है Q10 क्या होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी के साथ जैविक क्रियाओं का दोगुना होना। बी ऑप्शन है प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि के जैविक क्रियाओं का दोगुना होना। सी ऑप्शन है तापमान का प्रतिवर्ष 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ना। चौथा ऑप्शन है प्रति 100, यहाँ पर वर्ष रहेगा, प्रति 100 वर्ष में तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ोतरी होना, ठीक है, बढ़ोतरी होना, ठीक है। इन चारों में से बताना कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं Q10 क्या होता है, यानी कि तापमान गुणांक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमान गुणांक कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। तापमान गुणांक कहा जाता है इसको, Q10 को, यानी कि टेम्परेचर Q10 कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है। इस बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तापमान बढ़ने के साथ साथ पादपों की जैविक क्रियाएं भी तीव्र गति होती है, ठीक है। तापमान के बढ़ने के साथ साथ पादपों की जैविक जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी तीव्रता आती है, यानी कि तीव्र गति से तेजी आती है। और यहाँ पर Q10 क्या होता है, Q10 के बारे में आप जानेंगे कि प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होने पर पादपों की जैविक क्रियाएं दोगुनी हो जाती हैं, ठीक है। पादपों की जैविक क्रियाएं दोगुनी हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, Q10 कहा जाता है। यही चीज़ यहाँ पर आया है कि प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि के जैविक क्रियाएं कैसी हो जाती हैं, दोगुनी हो जाती हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होने पर पादपों की जैविक जो क्रियाएं होती हैं वो दोगुनी हो जाती हैं, उसी क्या कहते हैं, Q10 कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तापमान पौधों के श्वसन के मध्य संबंध होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है तापमान व पौधों के श्वसन के मध्य संबंध होता है। ऑप्शन देखते हैं। तापमान बढ़ने के साथ साथ पादप श्वसन कम होता है। दूसरा है तापमान बढ़ने के साथ साथ पादप श्वसन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है तापमान में कमी होने के साथ साथ पादप श्वसन में वृद्धि होती है। चौथा ऑप्शन है तापमान में वृद्धि के साथ साथ पादपों की श्वसन में भी वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पर USDA इनके अनुसार बताया गया है कि मृदा 7 प्रकार की होती है, ठीक है। इन्होंने कहा मृदा 7 प्रकार की होती है। मोटी बालू में हम 3 रखेंगे और महीन बालू में हम 2 रखेंगे, और सिल्ट और क्ले ये दो भाग, टोटल हो गए कितनी, 7 हो गए। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर की बात किया है तो तापमान में वृद्धि होने पर पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है। ये आपको याद होना चाहिए कि तापमान में वृद्धि जैसे होती है तो पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट आया है उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तापमान अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक होने पर क्या होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर अधिक हो जा रहा है तो प्रकाश श्वसन की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रकाश श्वसन की क्रिया कम हो जाती है, लेकिन श्वसन की दर लगातार बढ़ती है, ठीक है। लेकिन श्वसन की दर जो होती है बढ़ती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन देख रहे हैं ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ पादपों के श्वसन में भी वृद्धि होती है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम तापमान होना चाहिए 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। यहाँ टेम्परेचर की बात आई है तो बात करते हैं 30 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है ये किसके लिए होता है, अनुकूलतम तापमान होता है, ठीक है। अनुकूल तापमान या अनुकूलतम तापमान जो होता है ये हमारा हो जाएगा कितना, 30 से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड।
कभी कभी 30 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी दे देता है, तो उसको आप याद रखेंगे। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है ये खरीफ फसलों के लिए अनुकूलतम तापमान होता है। ये हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बी की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन जो है यानी कि 16 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान दिया हुआ है ये गेहूं के कल्ले फूटने के लिए है, ठीक है। गेहूं के अंदर जो कल्ले फूटते हैं उसके लिए ये टेम्परेचर है, ठीक है। कल्ले फूटने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की चाहिए? 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और यहाँ पर दिया है 28 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो ये अंकुरण के लिए हो जाएगा, ठीक है। खरीफ फसलों के अंकुरण के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो कितना अंकुरण के लिए वो चाहिए 28 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कोलाइड। कोलाइड शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, लैटिन भाषा का, संस्कृत भाषा का या फ्रेंच भाषा का? तो यहाँ पर जो शब्द आया है यानी कि कोलाइड जो आया है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। ग्रीक भाषा का शब्द है, ये आपको याद होना चाहिए। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक कोला से, दूसरा है कोलाइड्स के, ठीक है। कोलाइड्स, ठीक है, दो शब्दों से मिला है। कोला का अर्थ होता है गोंद, ठीक है। कोला का अर्थ होता है गोंद, ठीक है। उसके बाद एड्स का अर्थ होता है समान, ठीक है। गोंद के समान जो होता है उसी कहते हैं कोलाइड्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कोलाइड रसायन के जनक कौन है, ठीक है। कोलाइड रसायन के जनक कौन है ये भी आपको याद होना चाहिए। कोलाइड रसायन के जनक कौन है? जनक कौन है? तो इसके कोलाइड रसायन के जो जनक हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे थॉमस ग्राहम, ठीक है। थॉमस ग्राहम ये हो जाएंगे कोलाइड रसायन के जनक, ठीक है। थॉमस ग्राहम जो होते हैं ये कोलाइड रसायन के जनक माने गए हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कार्बनिक क्लोराइड का उदाहरण कौन सा है? सिलिकेट क्ले, आयरन क्ले, ह्यूमस या कोलियोनाइट्स? इन चारों में से बताइए कौन सा जो कार्बनिक क्लोराइड्स का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब क्लोराइड शब्द आया है तो मृदा क्लोराइड का आकार के बारे में भी हम जानेंगे कि मृदा क्लोराइड का आकार क्या होता है, ठीक है। क्लोराइड्स का आकार क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। जो इसका आकार होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जामों में आ ही जाता है। तो इसका जो आकार होता है वो कितना होता है? यानी कि 1.0 माइक्रोन, ठीक है। 1.0 माइक्रोन इसका आकार होता है। अगर यम की बात करें तो यम में भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका यम में 0.001 यम होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमस, ये हमारा सी आंसर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब जाके इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केओलिनाइट समूह का है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा केओलिनाइट समूह का है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। केओलिनाइट जो समूह के अंतर्गत आता है उसको आप याद रखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, यानी कि खाद के नाम से आप याद रखेंगे। KHAD खाद कहा जाता है। अब इसके बारे में देख लेंगे। के से क्या होता है? के से आप याद रखेंगे केओलिनाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा? केओलिनाइट हो गया। उसके बाद यच से देख लेंगे। यच से आ जाएगा होलोनाइट, ठीक है। हेलोप्साइट ये हो गया। उसके बाद ए से जो आ जाएगा, ए से आप याद रखेंगे एनॉक्साइड, ठीक है। एनॉक्साइड ये आ गया एनॉक्साइड। डी से आप याद रखेंगे, डी से डिकाइट, ठीक है। डिकाइट ये आप याद रखेंगे, यानी कि केओलिनाइट, हेपोसाइट और एनॉक्साइड और डिकाइट ये चार होते हैं जो केओलिनाइट समूह में आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सी ऑप्शन है हेलोप्साइड ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से 2:1 टाइप मृतिका का खनिज है।
मोंटमोरेलोनाइट, केओलिनाइट या ये डिकाइट रहेगा, ठीक है, ये डिकाइट रहेगा, डिकाइट या हेलोसाइट। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2:1 टाइप का मृतिका जो खनिज पूछा है वो हो जाएगा मोंटमोरेलोनाइट, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक होते हैं मतलब 1:1 में होते हैं, एक अनुपात होता है 2:1 में होता है, तो 2 प्रकार होते हैं ये। तो यहाँ पर जो मोंटमोरेलोनाइट है ये 2:1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक होता सिलिका, एक होता है एल्यूमिना। सिलिका के मतलब 2 हो जाएंगे, ये सिलिका के 2 हो जाएंगे और एल्यूमिना का 1 हो जाएंगे, इसलिए 2:1 हो गया। ठीक है, सिलिका के 2 याद रखेंगे मोंटमोरेलोनाइट में और एल्यूमिना के 1 याद रखेंगे, 2:1 हो गया। उसके बाद केओलिनाइट के अंतर्गत होता है यानी कि 1:1 आता है, ये आपको याद रखना है। और डिकाइट में भी आप याद रखेंगे 1:1 आता है, और हेलोसाइट में ये भी आप याद रखेंगे 1:1 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, यार मित्र के पास, जो भी बीएससी एजी के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार के वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को धन्यवाद।